पहले बताना था। हमारे पास ये जो अप्रोच है इसमें हमने एक पोटेंशियल इशू ढूंढा था। वो इशू क्या था कि अगर मैं उसको यहां पे, अगर आपको दिख रहा है, मैं उल्टी सीधी कोई क्लास भेज देता हूं। ये कौन सा मॉडल है? यूजर मॉडल। और यूजर मॉडल किससे मिलके बना है? कौन सा स्कीमा? यूजर स्कीमा। और यूजर स्कीमा में क्या क्या है? यूजर नेम और दोनों क्या है? स्ट्रिंग। लास्ट टाइम हमने इस बात पे बात छोड़ी थी कि मैंने उसको क्या पास कर दिया है? क्लास। और क्या नहीं दिया? यूजर नेम। उसके बावजूद उसने पासवर्ड जाके सेव कर दिया था, क्योंकि क्लास उसके स्कीमा में नहीं था तो क्लास उसने सेव नहीं किया, लेकिन कोई एरर नहीं दिया। सही है। यूजर नेम ना होने का भी एरर नहीं दिया, उसने ये भी एरर नहीं दिया कि यहां पे कोई क्लास नाम की कोई चीज है, मतलब कुछ भी नहीं किया। ठीक है। तो अब आपको मैंने कहा था कि इसमें आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप अपनी कंडीशंस बना सकते हैं। अब आपकी कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि आप इसको बताएंगे कि भाई हमारे पास इफ अगर पासवर्ड एंड यूजर नेम है तो आगे बढ़ो, अगर पासवर्ड एंड यूजर नेम नहीं है तो एरर थ्रो कर दो, यानी कि वापसी में क्या भेज दो? एरर कि मेरे पास क्या नहीं मिला, यहाँ तो यूजर नेम नहीं मिला, यहाँ पासवर्ड नहीं मिला। इस तरीके से आप खुद की भी इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हो। लेकिन अगर आप मोंगूज की वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि हमारी लाइब्रेरी है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे आप, क्विक स्टार्ट गाइड, और इसके जो स्कीमाज हैं, तो ये हमारे स्कीमाज हैं। अब स्कीमा में जब आप देखेंगे तो ये पूरा एक क्या बना हुआ है? स्कीमा। अब यहां पे दो तरीके से इसने स्कीमा बनाया। एक पहला कि इसने सिंपल टाइटल के आगे क्या लिख दिया, जो कि हमने भी अप्रोच लगाई है, हमने भी कुछ ऐसा ही किया है। हमने कहा यूजर नेम, आगे क्या लिखा था? स्ट्रिंग। लेकिन यहां पर उसने काम थोड़ा बदला है। डेट के आगे देखें, डेट के आगे उसने क्या लगाया है? एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या लिखा है? टाइप और डिफॉल्ट। तो ये चीज जरा नोटेबल है। इसको अगर हम और थोड़ा नीचे लेके जाएं, अब जैसे यहां पे है, यहां पे भी उसने क्या बनाया हुआ है? टाइप, और टाइप जो डॉग दिया हुआ है इसने, एक मिनट, हम रिक्वायर्ड एक इसमें तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जिस अप्रोच को यूज कर रहे हैं वो अप्रोच है वैलिडेशन की, कि हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है इसकी जगह पे हम एक और चीज कर सकते हैं। क्या पास कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। और इसमें हम क्या बता सकते हैं? टाइप, और टाइप मेरी क्या है? स्ट्रिंग। तो ये भी एक हमारे पास मेथड है। ये आपको दिख रहा है कि सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बेसिकली हम पास नहीं करेंगे। ये ऑब्जेक्ट में हम सिर्फ बता रहे हैं कि इसकी टाइप क्या है। बात समझ आ रही है? एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है, आई थिंक स्कीमा का, हम चेकआउट कर लेते हैं। तो यहां पे हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हमने यूज की हुई हैं, एक तो टाइप, एक यूनिक और एक रिक्वायर्ड। अब यहां पर इन तीन का अलग अलग क्या मकसद है अभी देख लेते हैं, लेकिन ये तो सबसे इजी है और देखने में बंदे को समझ भी आती है कि रिक्वायर्ड का क्या हुआ है? ट्रू। यही रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट आपका HTML टैग में भी होता था। तो उससे क्या होता था कि आप अगर किसी इनपुट टैग पे लगा दो रिक्वायर्ड, तो जब आप फॉर्म सबमिट करने जाते थे तो उस पर एरर आ जाता था कि पहले इसको फिल करो। तो यहाँ पे भी तकरीबन उसकी सेम ही यूजेज है, जो कि बेसिकली यहाँ पे मैं यही टाइप कर रहा था कि रिक्वायर्ड, इसको मैंने क्या पास किया है? ट्रू। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये स्कीमा ही है। हम ये डिफाइन नहीं कर रहे कि यूजर नेम एक ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या पास होगा? टाइप और रिक्वायर्ड। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यूजर नेम एक ही प्रॉपर्टी पास करेंगे, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है? क्योंकि मुझे उसको एक एक्स्ट्रा चीज बतानी है कि ये वाला जो प्रॉपर्टी हमेशा रिक्वायर होनी चाहिए, ये हमारे पास मिलनी चाहिए। एक और काम करते हैं कि इसी चीज को हम लोग कॉपी डाउन करते हैं और इसको यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है,
अब हम अपने सर्वर को चला लेते हैं। हमारे पास थंडरबोल्ट है, क्या नहीं ऐसा किसी ने कहा। लेकिन जो मैंने अभी मोंगोडीबी एटलस यूज़ किया हुआ है इसमें तो मैंने कोई आईपी डिफाइन नहीं की। हो सकता है उन्होंने अपडेट किया हो सिस्टम, आई डोंट नो, लेकिन मेरा जो अपडेट हुआ है उसका अभी तक मेरा तो अभी तक नहीं पूछा है। नहीं मैंने नहीं किया था। आई थिंक सो ये फिर इनका कोई अपडेट होगा, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है जब मैंने ये बनाया था क्लस्टर तब मैंने आईपी चेंज वो नहीं की, एनीवेयर नहीं की थी। हाँ एनीवेयर जो है ये एक बहुत एक समझ लो कॉमन मेजर है जो AWS टाइप जो सर्वर्स होते हैं वो तो रिक्वायर करते हैं। इवन वो कहते हैं कि आप कौन कौन सा पोर्ट नंबर खोलना चाहते हैं। अभी तो आपके पास जिस पोर्ट नंबर से आप हिट कर लो आप कनेक्ट हो जाते हो, वो तो ये भी डिफाइन करना होता है कि आप 5000 से आ रहे हो, 3306 से आ रहे हो, कौन से आ रहे हो। तो ये तो मेजर्स जो हैं, ये सिक्योरिटी लेयर जो होती है ये पूरी, जिसको हम गेटवे कहते हैं, वो तो AWS में होता है। आई डोंट नो मोंगोडीबी एटलस वालों ने किया या नहीं, तो उसका उन्होंने कोई सोल्यूशन तो दिया हुआ होगा, उनके डॉक्यूमेंटेशन में तो दिया हुआ होगा। लेकिन फिर आईपी देने का मसला ये है कि आपका पीसी चेंज हुआ या आपका राउटर रीस्टार्ट हुआ तो आईपी तो चेंज हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं। कितना बार ये इशू हुआ है? मजे की बात है, अगर इन्होंने अपडेट किया है तो फिर मेरा क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैंने कोई आईपी नहीं दी, क्योंकि आपने देखा था मैंने जस्ट उसको रिज्यूम करा दिया था और ये कोई 1 साल पहले का बना हुआ है। तो मतलब अगर मैंने तब आईपी दी भी होगी तो लाजमी सी बात है अब तक तो वो आईपी नहीं रही होगी, क्योंकि कंप्यूटर बदल गया, राउटर्स बदल गया। तो आई डोंट नो, शायद जो न्यू अकाउंट्स बन रहे हैं उनको ये लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। खैर फिलहाल इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो हमारे पास इस लाइन से एक एरर उठा है user.mySafe से। वो एरर क्या उठा है? पाथ यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। अब मतलब आपका जो वैलिडेशन एरर है ये ऑटोमेटिक खुद आया है, सही है। पहले हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये काम ऐसा नहीं होता था, और ये सिंपल किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि हमने ऊपर स्कीमा में जाके हमने क्या कर दिया? रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया। एक और हमारे पास है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? यूनिक ट्रू। अब यूनिक ट्रू का क्या मतलब है कि एक ही नाम के 2 यूजर नेम नहीं बन सकते। तो सिंपल ये कंडीशन लगाने से बेहतर कि भाई मैं पहले अपने डेटाबेस में जाऊं और चेक करूं कि मेरे डेटाबेस के अंदर ये यूजर नेम है। अगर है तो मैं आगे मैसेज भेज दूं कि ये आप तो पहले से एग्जिस्ट करते हो तो आप ऐड नहीं हो सकते। उससे बेटर है कि मैंने स्कीमा में जाके सिर्फ क्या लिख दिया? यूनिक ट्रू। यूनिक ट्रू का मतलब है कि आपका जो ये यूजर नेम है ये सिर्फ यूनिक होना चाहिए। अच्छा, पासवर्ड में यूनिक ट्रू लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। 2 लोग जो हैं वो एक तरह का पासवर्ड अगर लिख रहे हैं और अगर उनको मैसेज आ गया कि दिस पासवर्ड हैज बीन यूज्ड बाय दिस यूजर तो मसला हो जाएगा। तो ये ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड नेटवर्क एक्सेस, राइट। हाँ ये आई थिंक बाय डिफॉल्ट पहले था, इन्होंने बाय डिफॉल्ट को रिमूव कर दिया होगा। ऐड एक आईडी आईपी एड्रेस ऐड कर देते हैं ना। सही है। तो यहाँ पे अगर हम गेट करंट आईपी कर रहे हैं तो वो करंट आईपी एड्रेस भी ऐड कर दे रहा है। या दूसरा आपके पास होगी 0.0.0.0। ये 0.00 जो होती है ये बेसिकली लोकल होस्ट का मतलब होता है या एनीवेयर मतलब होता है। इसके 2 मतलब होते हैं। तो आप सिंपल ये ऐड करते हैं और कंफर्म करते हैं अगर किसी को ये इंटरनेट एक्सेस वाला एरर आ रहा है तो।
सही है, सही है। तो बेसिकली इन्होंने एक नया ये सिक्योरिटी फीचर लगा दिया होगा कि ये पहले मेरे ख्याल से ये जो है ये मेरे ख्याल से नहीं, पहले यही था कि इन्होंने बाय डिफॉल्ट जो था एनीवेयर को ओपन किया हुआ था। इसका मतलब था कि अगर आपको इसको सेव करना है तो सेव करने के लिए आप यहाँ पे आके इसको डिलीट कर सकते थे और अपनी आईपी को सिर्फ एक्सेस दे सकते थे। तो ये आप काम बाय डिफॉल्ट ये एनीवेयर दे रहा था। अब मेरे ख्याल से इन्होंने ये कर दिया है कि अब कुछ भी नहीं दे रहे, अब आप जो आईपी आके देंगे या जो आप अगर आप एनीवेयर देना चाहते हो आप एनीवेयर देंगे तो वो करेगा। ये बेसिकली 0.0.0.0 जो है इसका मतलब होता है एनी आईपी। जब आप 4 दफा 0, ये क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप कोई कोर्स कर रहा है तो उनको ये बात को पता होगा कि जो आईपी एड्रेस 0 से लेके ये आखिरी तक 0 होता है इसको हम एनीवेयर कहते हैं। और /0 का मतलब होता है कि एनी पोर्ट नंबर। इसका मतलब है आप जो डेटाबेस है ये किसी भी आईपी और किसी भी पोर्ट नंबर से एक्सेसिबल है। ये छोटा सा क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है वैसे तो AWS में एग्जैक्ट सेम होता है, लेकिन उसमें जो ये चीज़ होती है नेटवर्क एक्सेस वाली, ये हमारे पास कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का एक टैब होता है उसके अंदर हम ये करते हैं। तो वो ज़्यादा वो है पावरफुल है एज कम्पेयर टू दिस। उसका जो पूरा ये सेक्शन है पूरा टैब ओपन होता है और उस टैब में हम लोग बाकायदा आप डिफरेंट जो सर्विसेज हैं, इवन जैसे MySQL है तो आप उसको बता सकते हो कि इसमें सिर्फ MySQL का एक्सेस अवेलेबल है। तो MySQL के एक्सेस में क्या होता है कि वो सिर्फ 3306 को ओपन करता है, तो वो ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये तो चलो इन्होंने समझ लो कि उसकी कॉपी करने की कोशिश की है तकरीबन, लेकिन ईजी है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। खैर, तो हम बात कर रहे थे स्कीमा पे। तो स्कीमा पे अगर आपने देखा तो मैंने यूनिक ट्रू कर दिया है। अब जब मैंने यूनिक ट्रू किया है तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं नीचे क्रिएट यूज़र में, हम दोबारा से यहाँ पे क्या कर लेते हैं यूज़र नेम, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं यूज़र नेम। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी कि मेरा जब ये आउटपुट आया तो क्रैश कर गया हो, तो ये चीज़ किसी ने देखी? Node.js का सर्वर जो था वो क्या हुआ, क्रैश हो गया। अगर इसको मैं क्लास करता हूं दोबारा, इसको भी दोबारा क्लास करता हूं, सही है, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड। अब हम जाके सेंड करते हैं। सेंड करेंगे तो मेरा ये एरर तो आया, मैसेज आया है पाथ यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, लेकिन इशू ये है कि ये क्रैश हो चुका है सर्वर। सर्वर क्रैश होने का क्या मतलब है कि अब इस सर्वर को आप दोबारा हिट करोगे तो ये बोलेगा कनेक्शन वाज रिफ्यूज्ड बाय द सर्वर, क्योंकि सर्वर है ही नहीं, सर्वर यहां पे बंद हो चुका है। अब ये डिजास्ट्रस है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। एरर आए ना आए, आपका जो सर्वर है ये बंद नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये तो अभी आपके कंप्यूटर में चल रहा है। सोचेंगे ये सर्वर किसी AWS के सर्वर पे चल रहा होता, इसका मतलब था कि आप रात को सो रहे थे, कोई एरर उठा, आपका सर्वर गिर गया, आपका सर्वर ऐसे क्रैश हुआ, तो अब जो भी इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा उसको क्या नजर आएगा स्क्रीन पे, कनेक्शन वॉज रिफ्यूज्ड बाय द सर्वर, और आपको कॉलें आना शुरू हो जाएंगी कि आपका सर्वर डाउन है। तो अब आपको उसको अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप उससे सर्वर से कनेक्ट होगे और उसको फाइनली यहां से रीस्टार्ट करोगे। तो फिर आपको ये भी टेंशन हो जाएगी कि ये गिरा क्यों, सही है, क्योंकि इस तरीके से आपके पास एरर हैंडलिंग तो लाजमी होनी चाहिए। अब इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि जो डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास नॉर्मली, शायद ये मैंने बात पहले बताई है कि इसको हम किसके अंदर हमेशा प्लेस करते हैं। अब ये जो दो चीजें हैं ये जाएंगी ट्राई के अंदर, और फिर इसका एक और बनेगा क्या, कैच बनेगा, और हम यहाँ पे आके कहेंगे res.status 400.json, जेसन आ गए, फिलहाल सेंड कर देते हैं। देयर वॉज एरर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो रिस्पॉन्सेज हैं। एक चीज याद रखने वाली है कि जो आपका राउट होता है उसका रिस्पॉन्स देना लाजमी होता है, सही है। भले एरर आया तो फिर भी उसकी सूरत में मैं क्या कर रहा हूं, रिस्पॉन्स दे रहा हूं। तो रिस्पॉन्स देना लाजमी है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो क्या करेगा, जो आपका फ्रंट एंड है वो ऊपर लोडिंग में गोल गोल घूमता रहेगा, मतलब वो वेट करता रहेगा कि जब आपका सर्वर जवाब दे। अब वो जाहिर सी बात है जवाब नहीं देगा, क्योंकि अगर आपने एरर की सूरत में रिस्पॉन्स ना लिखा हो तो दोनों सूरत में रिस्पॉन्स लिखना लाजमी है। और एक और चीज है कि एक दफा एक रिस्पॉन्स चला गया तो गलती से भी इसके नीचे दोबारा से ये मत कीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि जब आपका एक दफा रिस्पांस चला गया तो आपका ये वाला राउट खत्म हो चुका है। अब एक दफा राउट खत्म हुआ तो अगर आपने दोबारा से उसको रिस्पांस भेजने की कोशिश की तो आपका सर्वर दोबारा से क्रैश कर जाएगा। ये मिस्टेक हो जाती है जब आपने इस तरीके से मल्टीपल रिस्पॉन्सेज दिए हुए हो, तो आप गलती से नीचे एक और दफा दे देते हैं, तो आपके पास एक बड़ा खतरनाक सा एरर आता है जो आपको आधा घंटा तो समझ में ही नहीं आएगा। सही है कि ये बोल क्या रहा है, क्योंकि वो इतना अजीब सा एरर होता है। तो बाद में आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि यार, क्योंकि ये VS कोड तो एरर नहीं दिखाएगा, VS कोड आपके कोड में कोई एरर नहीं दिखाएगा, तो आपको फिर थोड़ा परेशानी होगी। तो ये थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। अब इसको जरा हम दोबारा से चला दें। पहले इसको एग्जीक्यूट करवाना होगा। तो अब हमारे पास रिस्पांस में क्या रिसीव हुआ है, देयर वाज एन एरर। लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो थी कि भाई हमारा सर्वर क्रैश हुआ था, वो अब नहीं हुआ। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर ये आउटपुट जो था ये यहां पे मिलेगा मुझे क्या? क्या लगता है? क्या ट्राई कैच के स्कोप से बाहर है तो नहीं मिलेगा? अच्छा, तो यहाँ पे आपको एरर क्या दे रहा है, आउटपुट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ट्राई है उसका स्कोप बिल्कुल डिफरेंट है और जो कैच है उसका स्कोप बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरीके से कि ये दो अलग अलग क्या है, फंक्शंस हैं। जिस तरीके से दो अलग अलग फंक्शंस हों और एक फंक्शन के इंटरनल वेरिएबल दूसरे फंक्शन को नहीं मिल सकते, यही सेम काम किसके साथ होता है, ट्राई के साथ होता है। लेकिन अगर मैं एक काम करूं, मैं यहाँ पे बोलूं आउटपुट इज इक्वल्स टू, तो क्या होता है इसके अंदर, नल। अब मैं आउटपुट को सेट कर रहा हूं ये, अब आउटपुट मेरा दिखेगा नहीं दिखेगा? नहीं, मेरा मतलब है कि ये अब एरर देगा, सर्वर क्रैश करेगा या सब कुछ सही चलेगा? अगर हम इसको सेंड करते हैं तो हमारे पास रिस्पांस में क्या आया, खाली। इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल था हमारा, जो ग्लोबल वेरिएबल था, ये इसने आउटपुट किया। लेकिन समझने वाली बात ये थी कि इधर से कुछ भी नहीं आया। बात समझ आ रही है? तो ये एक तरह से आपके पास सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत आपको समझ आएंगी। अभी थोड़ी बहुत जब आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तब आपको समझ आएंगी, लेकिन बात यह है कि आपको पता होना चाहिए। तो इधर की जगह आप सर्च कर लें कि एरर अकर्ड। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया था, हमने क्रिएट किया है और हमने रीड किया है। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, अपडेट का डेटा आना चाहिए। तो अगर हम इसमें जाएं तो हमने क्रिएट किया, हमने यहाँ पे रीड किया और हमने यहाँ पे अपडेट किया। अब अपडेट करने के लिए सिंपल उसने क्या किया है, पहले लॉजिक देख लेते हैं। लॉजिक करने के लिए उसने क्या किया है, फाइंड वन से कुछ यूजर डॉट नेम और यूजर डॉट एज वो ले आया है। ठीक है, उसके बाद उसने सिंपली क्या चला दिया है, यूजर डॉट सेव। तो ये मुझे थोड़ी लॉजिक इजी लगती है। इसमें सिंपल वो क्या कर रहा है, पहले वो जो आपको चीज एडिट करनी है उसको ढूंढ रहा है। सही, क्या वो मेरे डेटाबेस में है भी जो आप एडिट करना चाहते हैं। अब एडिट किस किस तरीके से हो सकता है, वो सॉरी ये सर्च किस किस तरीके से हो सकता है। आप या तो उसको आईडी पास करें या आप कोई और उसको तरीका दें, जैसे यूजर नेम, सही है, या उस बंदे का नाम, कुछ ऐसी चीज दें जिससे वो उसकी क्या हो सके, आइडेंटिफिकेशन हो सके। लेकिन सबसे पॉपुलर क्या है, आईडी, क्योंकि आईडी कभी भी चेंज नहीं होती और सबके लिए यूनिक होती है। अब ये आईडी आपको कैसे मिलेगी, ये सवाल उठता है। यूजर नेम तो चलो मेरा यूजर मुझे बता देगा, सही है, मेरा नाम अखलाक है, लेकिन आईडी उसको कैसे पता लगेगी? आईडी तो डेटाबेस में पड़ी है। अब एक आईडी डेटाबेस में है तो मैं उसको यहां पे कैसे बताऊंगा बॉडी में कि ये वाली आईडी मुझे एडिट करनी है?
दही। अच्छा, आपने टू डू लिस्ट बनाई थी, टू डू लिस्ट के अंदर आपने अपडेट कब किया था? जब आपके पास एक पूरी लिस्ट थी आइटम्स की, उस लिस्ट में से किसी एक आइटम पे आप क्लिक करते थे, उसको एडिट करते थे। इसका मतलब है कि अपडेट करने के लिए आपके पास पहले क्या होना जरूरी था? रीड। मतलब आपका रीड ऑपरेशन इनिशियली चला हुआ होगा, तभी तो आपके पास एक लिस्ट आ रही है, तभी तो आपका यूजर देख पा रहा है कि अच्छा मुझे ये वाली चीज ये अपडेट करनी है। तो आपके पास उसकी लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, और वो लिस्ट आप किससे उठा रहे हैं? रीड से। जब आप रीड कर रहे हैं तो रीड करते वक्त आपको सारी की सारी वो लिस्ट अवेलेबल आ जाती है। ये बात समझ आ रही है? तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक गेट प्रोडक्ट का राउट है। जब मैंने गेट प्रोडक्ट किया तो गेट प्रोडक्ट में मेरे पास पूरी एक एरे आई। सही है? तो मेरे पास ये पूरी एरे आई जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट्स बनाई थी, जैसे पेप्सी, कोको कोला, और इसके ऊपर अब देखो मेरे पास क्या रिसीव हो रही है? आईडी रिसीव हो रही है। अभी आईडी को यूज करते हुए हम इसमें से कोई ना कोई चीज चेंज कर सकते हैं, और इसका हम सिंपली क्या बना लेंगे? अब ये कहां तक जा रहा है? इसको हम क्रिएट प्रोडक्ट की जगह हम लिख लेते हैं क्या? एडिट प्रोडक्ट। अब एडिट प्रोडक्ट में एसिंक हो रहा है और रिक्वेस्ट जा रही है। अब मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। हमने जब एक रीड किया था, कहाँ पे? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, टेंशन नहीं लो। सही है? तो हमने थोड़ी देर पहले प्राइस के थ्रू भी रीड करवाया था, और मैंने यूजर नेम के थ्रू भी रीड करवाया था। अभी करते हैं फाइंड वन। इसके अलावा फाइंड आईडी के लिए कोई स्पेसिफिक था? फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट एक था, लेकिन चलो इसको फिलहाल इजीएस्ट वे पे लेके जाते हैं, जो सबसे इजीएस्ट है। तो हमने ये वाले जो मेथड था ये हमने ऑलरेडी इस्तेमाल किया है, और ये इस्तेमाल कब किया है कि मैं उसको यूजर नेम दे रहा था और मुझे वो इस यूजर नेम का पूरा डेटा लाके दे रहा था। जब हमने रीड पर बेसिकली हम पढ़ रहे थे, यही था। बहुत इजी सिस्टम था कि हमने कहा कि भाई यूजर नेम जिसका ये हो वो पूरा का पूरा मुझे डेटाबेस से ऑब्जेक्ट उठा के लाओ। तो हम कहते हैं कि ये लाइन हम एग्जैक्टली कॉपी करते हैं जो कि हमारे रीड वाले सिस्टम के बराबर है। तो हम अपने गेट के ये एडिट प्रोडक्ट वाले राउट पे जाते हैं और पहले हम इस आउटपुट को चलाते हैं, ठीक है? लेकिन अब मैं यूजर मॉडल यूजर वाला नहीं चाहिए, बल्कि मैं किस में काम कर रहा हूं? प्रोडक्ट में। तो मैं क्या यूज करूंगा? प्रोडक्ट मॉडल हम यूज करेंगे। अब प्रोडक्ट मॉडल में जाहिर सी बात है यूजर नेम तो है नहीं, ठीक है? तो मैं इसको कहता हूं कि मुझे ये लेके आओ किसके थ्रू? नेम के थ्रू। पहले नेम के थ्रू कर लेते हैं। अब नेम में हम इसको पास कर देते हैं, एक तो पेप्सी और दूसरी कोको कोला। तो पहले हम पेप्सी को उठा लेते हैं। हमने कहा पहले मेरे नेम ले आओ, तो अभी ये सेव है फिलहाल ना करो, ठीक है? मैं कह रहा हूं कि सिर्फ जब ये आ जाए तो मुझे ये वाला डेटा जो है वापस भेज दो, और कुछ भी ना करो, ठीक है? ये किया मैंने, और यहाँ पे हमने एक थंडर क्लाइंट पे एक और हमने राउट न्यू रिक्वेस्ट बना ली, और हम यहाँ पे करेंगे लोकल होस्ट 5000 एडिट अंडरस्कोर प्रोडक्ट, और यहाँ पे बॉडी हम पास करेंगे जेसन। जेसन में हम क्या देंगे? नेम पास करेंगे। वैसे इसकी जरूरत है, ये पास करने की जरूरत थी क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? पेप्सी। अगर हम इसको ये करते request डॉट बॉडी डॉट नेम, तो अब वो सही था। सही है? अब एक सवाल आया कि भाई ये हम क्या यूज कर रहे हैं? पोस्ट। होना क्या चाहिए था? पुट। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम ना पोस्ट यूज करते हैं, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या आता है।
तो हमने यूज़ किया पोस्ट, हम एक नया प्रोडक्ट पे गए, हमने कहा पेप्सी, इसको मैंने क्या यूज़ किया, पोस्ट, क्योंकि मेरा राउट भी किस में लिखा हुआ है, पोस्ट में लिखा हुआ है। तो हमने इसको रीस्टार्ट किया सर्वर को, सर्वर रीस्टार्ट हुआ और हमने सेंड किया तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ। ऑब्जेक्ट क्यों रिसीव हुआ, क्योंकि मैंने क्या यूज़ किया है, फाइंड वन। जब मैं फाइंड वन यूज़ करूंगा तो मुझे एक प्रोडक्ट रिसीव होगा, लेकिन मैंने उसको बोला था सिर्फ नेम, और मैंने पास किया था नेम, उसके साथ उसने मुझे सारा का सारा डेटा ला के दे दिया है। अब फर्ज करें कि इसकी जो रेटिंग है अभी कितनी है, 4, मैं कहता हूं कि इसकी रेटिंग क्या कर दो, 5। तो इसका मतलब है कि ये जो आउटपुट है इसके अंदर मेरा प्रोडक्ट आया है, सही है। मैं इसको कह रहा हूं सिंपली कि आउटपुट डॉट, इसको खोलते हैं, ये जो इसकी रेटिंग है डॉट रेटिंग, इसको क्या कर दो, 5, सिंपल, इसको 5 कर दो। अब एक काम करते हैं कि इसको हम जरा रीड करवाते हैं इस आउटपुट को इस जगह पे, console डॉट लॉग, और हम इसको कहते हैं आउटपुट। अब हम जाहिर सी बात इसको क्या करेंगे, दोबारा से रीस्टार्ट, हम इसमें इसको बंद कर लेते हैं, इस पे आते हैं। क्या चीज, नहीं अभी नहीं। तो हमारे पास जो रेटिंग अभी आ रही है वो क्या है, 5, लेकिन वो 5 रेटिंग क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आउटपुट डॉट रेटिंग क्या किया है, 5 किया। अगर हम दोबारा से इधर आते हैं अपने डेटाबेस में और हम कहते हैं ब्राउज, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राफ्स बन रहे हैं क्योंकि हम डेटाबेस को हिट कर रहे हैं बार बार, तो उधर ब्राउज कलेक्शंस हम पे जाते हैं। यहाँ पे पेप्सी की रेटिंग क्या है, 4। इसका मतलब है कि अभी जो मैंने चेंज किया वो तो मैंने सिंपल एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में एक हमारे पास प्रॉपर्टी थी रेटिंग की, उसको मैंने 4 से क्या कर दिया है, 5, लेकिन जो भी चेंजिंग हुई है वो मेरे कोड में हुई है। लास्ट में सी बात है वो यहाँ पे चेंज नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे हमने अभी इसको कुछ एक्सेस दी ही नहीं। तो इस एक्सेस को यहाँ पे देने के लिए, अच्छा मजे की बात है, जो टेक्निक यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, जो ये वाली टेक्निक है, ये एग्जैक्ट सेम टेक्निक जो है पाइथन में भी होती है। हम पाइथन में भी सेम टेक्निक यूज करते हैं डेटाबेस का डेटा अपडेट करने के लिए, तभी मुझे ये वाली टेक्निक थोड़ी ज्यादा पसंद है। हालांकि जैसा उन्होंने एक लफ्ज बोला कि वो फाइंड बाय आईडी अपडेट, तो ये वाला जो एक इनका मेथड है ये ऑटोमेटिकली आप आईडी से उसको सर्च करें, जो चीज़ आपको चेंज करनी वो चेंज करें और वो अपडेट कर देगा। तो ये भी एक हमारे पास टेक्निक है, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये क्योंकि पाइथन में भी है तो एक 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में एग्जैक्ट सेम मेथड आपका नजर आता है। और दूसरा, इस मेथड में आपको एक्चुअली समझ में आ रहा होता है कि हो क्या रहा है, पता चलता है कि हो क्या रहा है। जो वो डायरेक्ट मेथड है उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन मोस्टली मैंने यही यूज होता हुआ देखा है। उसके बाद हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि भाई इधर क्या हो रहा था, माय प्रोडक्ट सेव। अगर मैं इसको कहूं कि ये जो आउटपुट है मैं कह रहा हूं कि मैंने आउटपुट में थोड़ा चेंज किया है, सही है। ये जो आउटपुट ऑब्जेक्ट था मेरा उसकी मैंने रेटिंग क्या कर दी है, 5, और ये आउटपुट ऑब्जेक्ट आया कहां से, डेटाबेस में। जब मैंने सर्च किया वो मैंने किस में सेव किया था, आउटपुट में, तो मैंने उसकी रेटिंग 5 कर दी और मैंने कहा कि अब इस आउटपुट पे एक फंक्शन चलाओ, उस फंक्शन का नाम क्या है, सेव। अब ये जो फंक्शन है डॉट सेव, ये किसका है, ये mongoose मॉडल का है। ये बात है, एक काम करते हैं हम ये कैच हटा देते हैं ताकि अगर कोई एरर आए तो हमें पता लगे, कोड फटे तो मजा है। हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। अब हम इस रिक्वेस्ट को दोबारा से हिट करते हैं। अब हमने दोबारा से हिट की, ये 5 क्यों आया, क्योंकि आउटपुट डॉट मैंने रेटिंग को 5 किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये यहाँ पे भी चेंज हुआ। अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अब इसकी रेटिंग क्या हो गई है, 5। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल इसका ये हमारे पास तरीक़ेकार है। इस मेथड का एक और एक ख़ास बात है कि अगर आपके पास एक पूरी लिस्ट है,
ठीक है, आपके पास 10 स्टूडेंट हैं या 5 स्टूडेंट हैं, वो फैच होके आए हैं। अब उन 5 स्टूडेंट की फर्ज करेंगे आपने कोई सेक्शन बदलना है, सही है। अब उस सेक्शन बदलने के लिए आपको आईडी की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल करना क्या था कि आपने यहां पर फाइंड के थ्रू, फाइंड वन है जैसे यहां पे फाइंड करके उन सारी की लिस्ट मंगवा लेनी थी। उस लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी आपको बदलनी है आपको बदल देनी थी, और उस पूरे के ऊपर आपने क्या अप्लाई कर देना था, डॉट सेव, या एक लूप चला के भी आप उनको डॉट सेव हिट कर सकते थे। तो आपके पास डिफरेंट इसमें तरीके मिल जाते हैं। दूसरा इस मेथड का जो मैं यूज क्यों करता हूं, क्योंकि ये आप इंट्यूटिवली ईजी है। इंट्यूटिवली ईजी का मतलब है हमें देखने में ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे देखें 3 लाइन ऑफ कोड है कि पहले हम उस ऑब्जेक्ट को निकाल के ला रहे हैं। अब यहाँ पर हमारी जो हम लोग बाउंड नहीं है कि ये सिर्फ हमें आईडी होगी तो हम उसको सर्च कर पाएंगे। अब बाय नेम भी आप सर्च कर सकते हैं, बाय आईडी भी इसको सर्च कर सकते हैं, तो आपको वो सेम मिल जाएगा। हम बाय आईडी करके भी देख लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो अब हमारे पास को रिक्वेस्ट में हम क्या भेजेंगे, डॉट आईडी। ये वाली जो आईडी है ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ये वाली जो आईडी है वो मैं भेजूंगा, तो ये इसका नाम जो भी रखूं वो मेरी मर्जी है। ये बात समझ आ रही है? लेकिन ये वाला जो नाम है ये आपको अंडरस्कोर आईडी ही लिखना है। उसकी वजह क्या है कि आपके पास जो डेटाबेस है इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी का नाम है, अंडरस्कोर आईडी। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम इस आईडी को छापते हैं यहां से, और न्यू रिक्वेस्ट में जहां पे हमने नेम पेप्सी दिया हुआ था इसको मैं कर देता हूं क्या, आईडी, और आईडी में ये वाली आईडी में पास कर लेता हूं। अब उसके बाद अगर हम इसको सेंड करेंगे तो यकीनन ये चलेगा नहीं, और इसके बाद हमारे पास वही वाला ऑब्जेक्ट वापस आ चुका है। अब हमने नाम के बजाय क्या यूज किया है, सिंपल आईडी यूज की है। तो ये वाली जो अप्रोच है इसके अंदर आपके पास लिमिटेशन नहीं है कि आप किस से सर्च करना चाहते हैं। आप आईडी से सर्च करना चाहते हैं, आप यूजर नेम से सर्च करना चाहते हैं, आपके पास कोई और चीज आपको पता है जैसे क्लास हो गई, कुछ और प्रॉपर्टी हो गई, जेंडर पता है, उससे आप सर्च करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे आपको लिमिट नहीं है। ठीक है, एक बहुत जनरल मेथड है, बहुत इजी मेथड है ये, किसका, अपडेट करने के लिए। इसका डाउन साइड क्या है, अगर ये इतना अच्छा है तो इसके अलावा दूसरे मेथड्स क्यों आए, तो इसका डाउन साइड क्या है कि ये डेटाबेस को 2 हिट करता है, 2 बार हिट करता है, पहला यहां पे, दूसरा यहां पे, सही है। तो आया तो अगर आपके पास डेटाबेस में 50,000 रोज है, 1 लाख रोज है, तो कोई मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा डेटा नहीं है। अगर आपके पास डेटाबेस में जीबीज में डेटा है, 15 GB 25 GB, एक बहुत बड़ा डेटा है, यानी कि मिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड है। जैसे कि मैंने बताया कि जो 23 GB 24 GB जो मेरे पास था डेटा, उसके अंदर हमारे पास 35 मिलियन रोज थी। तो 35 मिलियन रोज एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इतने बड़े नंबर के लिए जब हमारे पास डबल क्वेरी होगी ना तो उसका टाइम स्लो आएगा, तो जो टाइम में लैग है वो नोटिसेबल होगा। अभी आपको पता ही नहीं चल रहा, आप बटन दबा रहे हो वहां से डेटा बाहर। उसकी वजह क्या है कि आपके पास रोज नहीं है, आपके पास 50,000 60,000 70,000 तक ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका फर्क तब पड़ता है जब आपकी नंबर ऑफ रोज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन एक चीज में आप फिर भी फंस जाते हो, आपके पास किसी भी सूरत में अगर आईडी नहीं है तो आपको ये वाला मेथड यूज करना ही पड़ेगा, सही है। तब तो आपके पास कोई चारा नहीं है, तब तो आपको जाहिर सी बात है वो यूजर का वो जो ऑब्जेक्ट है उसको निकाल के लाना है। जब आप उसको निकाल के लाओगे तो ही तो आप उसको क्या कर पाओगे, अपडेट। अब इसका एक और जवाब देते हैं कि यहाँ पे हमने क्या, कौन सा रिक्वेस्ट यूज किया, पोस्ट किया। अगर इसकी जगह पे हम क्या करते, पुट यूज करते, तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ता, पुट करना पड़ता। किसका, हाँ हाँ हाँ, नहीं फ्री थी। मल्टीपल हो सकते हैं, तो फाइंड वन जो होता है वो पहला उठाता है किसी और। हाँ, तो ये लिमिटेशन है, आपको देखना पड़ता है कि आपके पास यूनिक वैल्यू हो। जैसे यहाँ पे यूजर नेम के पास मेरे पास स्कीमा ही बता रहा है कि वो यूनिक है, तो हम उस पर रिस्क ले सकते हैं, बाकियों पर रिस्क नहीं ले सकते। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लूप चला के सबको कर देंगे, समझ रहे हैं।
तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो आइडेंटिफायर है वो यूनिक ही होने चाहिए। अब यहाँ तो आईडी हो या एनआईसी नंबर हो या फ़ोन नंबर हो, इस तरह की चीज़ें ही हम अपडेट फंक्शन में यूज़ करते हैं, या आईडी हो, तो इस तरह की चीज़ें। वो यूनिक ट्रू जहाँ पे है आप उसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब जिस अगर आपके पास यूनिक ट्रू नहीं है फिर आप थोड़ा मसले में हैं, फिर आपको सबका करना पड़ेगा। आप फॉर लूप लगा के सेव चला दें सब पे। यूज़र की ये वाली आईडी आपको पता लगती है इसके इस राउट से। थंडरबोल्ट कहाँ गया? ये हमारे पास गेट प्रोडक्ट। तो जब आप एक टेबल पे यूज़र आप सारे दिखा रहे थे, सारे शोकेस कर रहे थे, तब आप एक ये पूरी लिस्ट जनरेट करा के फ्रंट एंड को भेज देते हैं। उसमें आपके पास सबकी क्या मौजूद होती हैं? आईडीज़। क्योंकि एडिट अगेन वही वाली बात है कि एडिट आप तब करोगे ना जब आपको वो कुछ चीज़ दिख रही होगी। अब जैसे कोई मैसेज है, आपने उसको एडिट करना है, तो मैसेज आपकी नज़रों के सामने होता है। अब वो आपकी नज़रों के सामने मैसेज है, इसका मतलब है कि कभी ना कभी डेटाबेस से लाया गया था। अब जब भी वो डेटाबेस से लाया गया था तो उसके साथ क्या अटैच होकर आई होगी? आईडी, और वो कोड में मौजूद होगी। तो जस्ट आप उस आईडी को यूज़ कर लेते हो। तो नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ उस केसेस में आता है कि आपके पास कोई अपना फ़ोन नंबर दे रहा है कि यार मेरा ये डेटा मुझे चेंज करना है, जैसे फॉरगॉट पासवर्ड होता है। फॉरगॉट पासवर्ड की एक फंक्शनैलिटी है। अब फॉरगॉट पासवर्ड के वक्त तो आपके पास लिस्ट नहीं है। अब ये तो पागलपन होगा कि आप सारी लिस्ट ला रहे हो, फिर उसे पूछवा रहे हो यार इसमें से तुम्हारा कोई तो यूज़र नेम नहीं है, उस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करोगे तो हम तुम्हारा पासवर्ड बदल देंगे। तो ये तो पागलपन है, कभी कहीं भी नहीं होता। लेकिन आपको फॉरगेट पासवर्ड टाइप की फंक्शनैलिटी भी चाहिए होती है। अब फॉरगेट पासवर्ड क्या है? बेसिकली एडिट ही है। आप उसका पासवर्ड एडिट कर रहे हो रॉ के अंदर। तो उसके अंदर वो क्या करता है कि अब आप फॉरगेट पासवर्ड में उसको बोलते हो कि अपनी रिकवरी ईमेल बताओ। अब रिकवरी ईमेल यूनिक होगी सारी ईमेल एड्रेसेस के लिए, वरना आपको एरर देता है। आपको इस दो ईमेल एड्रेस की सेम रिकवरी ईमेल दे तो आपको एरर देता है कि दिस ईमेल हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर अनदर अकाउंट। तो अब ये आपकी यूनिक वैल्यू है। तो यूनिक वैल्यू है तो वो फाइंड वन लगाता है, फाइंड वन लगाता है उस रिकवरी ईमेल से, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो डेटाबेस है इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है इसके, वो कौन सी होगी? रिकवरी ईमेल की। तो उससे उसको सर्च आउट करता है, उसका ऑब्जेक्ट निकाल के लाता है और उसका फाइनली पासवर्ड को रिप्लेस कर देता है या एडिट कर देता है। तो ये बहुत सिंपल साइकोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं। इवन पाइथन में भी सेम, एग्जैक्ट सेम, कोई फर्क नहीं होता। बस ये फाइंड वाला जो है SQL अल्केमी में जो db डॉट कमिट होता है, जो आप सेव कर रहे हैं वहां पे कमिट होता है। बस ये थोड़ा सा फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो ये मुझे क्यों मैं थोड़ा बहुत ये सेम रखता हूँ कि नोड.जेएस में भी हम सेम चीज़ इस्तेमाल करें, पाइथन में भी। तो जब आप दो लैंग्वेजेस एक साथ पढ़ रहे होते हैं तो आपको कंपैरेटिवली इजी रहता है कि आप दोनों जगह पे एक काम कर रहे हैं, और एक स्टैंडर्डाइजेशन बन जाती है आपके कोड में। आप जब अपना कोड एडिट कर रहे होते हैं कोई पुराना, तो आपका पुराना कोड आपके नए कोड जैसा महसूस होता है आपको, तो आपकी एडिटिंग भी ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो आप एक अप्रोच उठाएं जो आपको ईजी लगे और आप उसी को आगे लेके चले, क्योंकि एक ही काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसा हमने देखा कि फाइंड वन भी है और फाइंड भी है। और अगर आप ये भी जानते हैं कि आपका एक ही यूज़र मिलेगा तो आप क्या कर सकते थे? सिंपल आप फाइंड के थ्रू आप एरे मंगवा लें और एरे के आके वो ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर क्या लिख दें? 0। जब आप इंडेक्स 0 लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सेम टेक्निक है, सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है बस। खैर, तो ये टेक्निक्स जो है आपको खुद लगानी पड़ती हैं। आप अपने कोड को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करते हैं अपनी तरफ से, अपने लिए एक कस्टमाइज एक अपना कोड बनाते हैं जो आप आगे भी इस चीज़ को फॉलो अप करते हैं। तो उनका एक सवाल था कि हम एडिट के लिए नॉर्मली कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? पुट। तो हमने एडिट इससे किया, चलो इसको हम अच्छा, यहाँ पे एक मसला है, जो चीज़ मुझे एडिट करनी है वो भी मैं यहाँ पे दूँ ना, मैं इसको अलग क्यों दे रहा हूँ? अब जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ रेटिंग, और रेटिंग मैं इसको दे रहा हूँ 2, सही है। तो ये जो मेरी हुई इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? सिर्फ रिक्वेस्ट बॉडी डॉट रेटिंग, सही है। हमने सर्वर रिस्टार्ट किया, अब मैं दे रहा हूँ रेटिंग 2, तो यहाँ पे क्या आ गया? मुझे 2 आ गया। जब मेरे पास यहाँ पे 2 आ गया, जब हम डेटाबेस में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ भी रेटिंग क्या आ गई आपकी? 2 आ गई। तो सिंपल सा आपने एक चीज़ बनाई है जो आपसे कोई भी डेटा लेता है और उसको यहाँ पे प्लेस कर देता है। एक और काम हो सकता है कि यहाँ पे आप इसको थोड़ा इंटेलिजेंट भी बना सकते हैं। इंटेलिजेंट इन अ सेंस कि आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सी अप्रोच यूज़ की। अब मुझे पता है कि मेरे पास इस
डेटा में, इस डेटा में, या बल्कि सही है, इस डेटा में मेरे पास दो यूनिक आइडेंटिफायर हैं। दो कौन से हैं? एक तो इसकी आईडी, दूसरा इसका नाम। ब्रांड नेम दो एक नहीं हो सकते, सही। ब्रांड क्योंकि रजिस्टर्ड होता है तो हमेशा एक यूनिक ही होगा। हो सकता है कि एस की जगह किसी ने सी लिख के ब्रांड नेम रजिस्टर कर दिया, लेकिन वो एक फ़र्क तो है। तो अब मुझे पता है कि ये दो जो हैं यूज़र मुझे दे सकता है। तो आप सिंपल इफ एल्स की कंडीशन लगा लें कि अगर यूज़र ने request.body.name दिया है तो आप किसके थ्रू सर्च कर लें? नेम के थ्रू। अगर request.body._id में कुछ ना कुछ आया है तो आप किसके थ्रू सर्च कर लें? आईडी के थ्रू। ऑर्गेट भी यूज हो सकता है, डिफरेंट टेक्निक्स। इफ एल्स कंडीशन का बेसिकली ऑर्गेट एक शॉर्ट हैंड ही है। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि पुट भी सेम काम कर रहा है और पोस्ट रिक्वेस्ट भी सेम काम कर रहा है। कोई फर्क नहीं मैंने किया, बस मैंने यहां पे जाके main.js में पोस्ट की जगह क्या लिख दिया? पुट। और यहां पे मैंने क्या सिलेक्ट कर दिया? पुट। अच्छा, ये जो है ये आपका फ्रंट एंड है, ये बात तो आपको याद है ना। ये हम फ्रंट एंड को यूज कर रहे हैं एज अ टाइप के। हम अगर एक्सियोस होता तो एक्सियोस डॉट क्या लिखते हैं? पुट लिखते हैं। तो अब दोनों में जब चीज सेम है तो हम उसको ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं? तो पहले जब हमारे पास PHP लैंग्वेजेस होती थी तो हमारे पास एक स्टैंडर्डाइजेशन होती थी कि हमारे पास जो गेट रिक्वेस्ट है वो डेटा रिसीव करने के लिए, पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा भेजने के लिए, पुट रिक्वेस्ट जो है वो डेटा को अपडेट करने के लिए, और डिलीट जो है वो फाइनली डॉट डिलीट वो डेटा को डिलीट करने के लिए। लेकिन आजकल क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आ चुके हैं कि नॉर्मली डिफ्रेंशिएट नहीं होता। जो बंदा ये फ्रंट एंड बैक एंड बना रहा है उसको पता है कि यार पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी, और पोस्ट रिक्वेस्ट एक जनरल फॉर्मेट है डेटा शेयरिंग का। तो नॉर्मली हम क्या कर लेते हैं कि हम सिंपल पुट की जगह क्या यूज कर लेते हैं? पोस्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पिच है? आई थिंक 7-8 है, बहुत ज्यादा है। तो इसके अलावा जो दूसरे भी ये हैं वो एक आप देखेंगे कि जो नया कोड है, इवन जो एक स्टैंडर्डाइज कोड होगा, बॉयलर प्लेट टाइप कोड होगा, उसके अंदर भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादातर आजकल मुझे ये नहीं दिखता। वो पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं और उसको हर जगह चला देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है। अब आपका सारा जो कोड है एक कोहेरेंट दिखता है, उसमें ज़्यादा फटीगें नहीं होती, और जितना कोड स्टैंडर्डाइज्ड होता है उसकी डीबगिंग उतनी आसान होती है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कोई रिक्वेस्ट में कुछ गड़बड़ हुई, कोई रिक्वेस्ट में कुछ गड़बड़ हुई, और उल्टा जो फ्रंट एंड वाला है उसको भी प्रॉब्लम। axios.port, axios.delete, axios.post अलग अलग लगा रहा है। उसने axios.post का एक फॉर्मेट बनाया है, वो वही फॉर्मेट कॉपी करेगा, वो अपडेट में भी वही चलाएगा, डिलीट में भी वही चलाएगा, और आपका क्रिएट में भी वही चलाएगा। तो 3 ऑपरेशंस में सेम फॉर्मेट वो यूज करेगा। तो इस वजह से अगर आप पोस्ट यूज कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है, हो जाएगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पोस्ट रिक्वेस्ट यूज की थी, मैं नॉर्मली पोस्ट ही करता हूँ, मैं पोस्ट डिलीट करता ही नहीं हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो आपका कोड है वो थोड़ा बहुत स्टैंडर्डाइज्ड हो जाता है, और जो मेरा पोस्ट का फॉर्मेट है वो एग्जैक्ट सेम रखता हूँ मैं। किस जरिए? पोस्ट के जरिए हो सकता है। वो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, बताने के लिए यार ये HTTP मेथड पुट है तो मतलब ये किसके लिए है? अपडेट करने के लिए। तो पहले इस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपके पास मेथड्स होते थे, लेकिन अब इतना नहीं है, क्योंकि पहले जो आपके पास अप्रोच होती थी वो ये होती थी कि 7-8 महीने लगाते थे एक प्रोडक्ट बनाने में, और उसको इतना वो लोग हाई फाई करते थे कि ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आजकल जो अप्रोच है वो अजाइल अप्रोच कहलाती है, सही है, जिसमें हमारे पास होता है कि MVP बनाना होता है। MVP क्या होता है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। किसी ने नाम सुना है? मोस्ट नहीं है, मिनिमम, उल्टा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है कि यार दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है तो जल्द से जल्द एक ऐसा प्रोडक्ट बना दो जो चलता हो, ठीक है। इसको बाद में हम क्या करते रहेंगे? परफेक्ट करते रहेंगे। अभी जल्द से जल्द एक ऐसा प्रोडक्ट बना दो जो चलता हो। तो हम जितनी स्टैंडर्डाइजेशन में जाएंगे, मतलब कोड में जितनी वेरिएशन कम होगी ना, वो हमारे लिए फायदेमंद है। उसकी वजह क्या है कि हम पूरा का पूरा मेथड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और उसके अंदर जो डिफरेंट जो थोड़ी बहुत चीज़ें उसको चेंज करेंगे और हम काम चला लेंगे। जैसे अभी आपने देखा जो मैंने इवन अभी अपडेट का ये लगाया, ये जो मैंने अपडेट का लगाया ये बेसिकली रीड का फंक्शन था, एक पोस्ट सॉरी क्रिएट का था, आई थिंक यूजर डॉट सेव लगा हुआ था। तो क्रिएट का एक फंक्शन था, उसको मैंने कॉपी करके उसको क्या बना लिया? अपडेट। तो जितनी आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन होगी आप उतना ज़्यादा कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और उसकी डुप्लीकेशन बढ़ जाती है। वो आपको फ़ायदा देती है कि आप उसमें काम तेज़ी से कर सकते हैं, और एक जगह एरर उठेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसको आगे ऐसा नहीं करना है।
अब क्योंकि बाकी सब में भी आप उसी को कॉपी कर रहे हो तो वो वाला एरर तो लाजमी सी बात है नहीं आएगा। तो हमारे पास जो अजाइल फ्रेमवर्क है उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि जितनी हम कोड में ये फनकारियाँ जो हैं पुट डिलीट इस चीज़ों को फॉलो अप ना करें और जल्द से जल्द जितना कोड हमारा बन सकता है वो जल्द से जल्द बना लें। जिस तरीके से हमने एक काम किया था API_URL रिएक्ट के अंदर कि हमने API URL का जो एक सिंपल वेरिएबल है वो सारी एप्लीकेशन पे फॉरवर्ड कर दिया। अब हमें उसको लोकल होस्ट पे चलाना है, उसको प्रोडक्शन पे चलाना है, हम सिंपल जाके कॉन्टेक्स्ट API से उस API लिंक बदल देंगे। जब हम API लिंक बदल देंगे तो सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन आजकल तो इवन ये भी होता है कि जो ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन है कि हम .env फाइल बनाते हैं और .env फाइल जो है इसके अंदर .env के थ्रू यूज़ करा देते हैं। app.use आपने सबने पढ़ा है, तो app.use में हम लोग .env एक पैकेज है उसको चला देते हैं। अगर आप इसको सर्च करें थोड़ा बहुत, क्या दोनों जगह होता है, ये बहुत पॉपुलर एक पैकेज है, नोड में भी होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का है ये बेसिकली, डायरेक्टली उठा लेता है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे आपको एक तरीकेकार बता रहा है। अब ये env फाइल क्या होती है बेसिकली, env फाइल ये होती है कि ये आपने जो लिंक दिया है ये वाला, ये आपने कोड के अंदर दिया है, सही है, फाइल के अंदर। नॉर्मली हम ऐसी चीजें परहेज करते हैं कि कोड के अंदर ना आ जाए। उसकी वजह क्या है कि हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं या फाइल बना लेते हैं नाम से .env। अगर हमने .env की फाइल बना ली तो उसका एक पैकेज है जो इसको रीड करता है और उस पैकेज को हम क्या कहते हैं .env। अब .env बेसिकली उस .env फाइल से ही निकला है और इसको हमें सिर्फ Node.js के अंदर क्या कराना पड़ता है, रिक्वायर कराया आपने .env को और उसके ऊपर एक फंक्शन चला दिया क्या .config। तो इवन अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं npm install .env। हाँ ये होता है, तभी इसकी सिक्योरिटी का यही इशू होता है कि आप इसमें कोड के अंदर खास तौर पे यूज़ नहीं करते हैं। env आप करें, env किसी को एक्सेस नहीं देता क्योंकि लिनक्स सर्वर को पता है कि .env जो है ना ये आपकी इन्वायरमेंट फाइल कहलाती है और इन्वायरमेंट वेरिएबल लिनक्स सर्वर किसी को एक्सपोज नहीं करता। अभी ये जो बातें हो रही हैं कुछ बच्चे बोल रहे होंगे पता नहीं क्या हो रहा है, तो आप टेंशन ना लें। वो गिटहब पे नॉर्मली हम अपलोड करते भी नहीं है, हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र करते हैं उसके अंदर जो आपका प्रोडक्शन सर्वर है या वो है उसके अंदर जो आपका क्लाइंट होता है ना वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है। ये पूरा डैशबोर्ड है। नहीं नहीं सही है, वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। नेटलिफाई के अंदर आप सेटिंग्स में जाओगे ना, डिप्लॉय सेटिंग्स में जाओगे, डिप्लॉय सेटिंग्स के अंदर राइट हैंड साइड पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का पूरा टैब है। आप उस पर क्लिक करोगे तो वो बोलता है ऐड को क्लिक करोगे तो वो आपको बोलता है नेम वैल्यू। आप जितने भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। क्या चीज़? गिटहब सीक्रेट मैंने इसके लिए यूज़ नहीं किया है, उसका मुझे आइडिया नहीं है। लिनक्स के लिए हम यूज़ ये कर लेते हैं कि FTP के थ्रू हम डायरेक्टली .env ट्रांसफ़र करते हैं और नेटलिफाई के लिए हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। हिरुकू में भी सेम होता था, हिरुकू में भी सेटिंग्स में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल का टैब होता था, तो ये काम ऐसे होता है। लेकिन अभी के लिए हम देख रहे हैं कि ये .env बनती कैसे है। अब यहाँ पे फर्ज करें मैंने एक वेरिएबल बनाया, बल्कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इनके जो ये बने हुए हैं अच्छे वाले में। अब देखिए उसने क्या बनाया हुआ है, इसने S3 बकेट का एक लिंक बनाया हुआ है, उसके बाद इसने एक सीक्रेट की बनाई हुई है एवं ही आपको दिखाने के लिए। अब ये इसने दो वेरिएबल बनाए और दोनों वेरिएबल की कोई ना कोई सीक्रेट कीज है जो कि मुझे यूज करनी है किसके अंदर, मेरे कोड के अंदर। तो उसने सिंपली .env को क्या किया है, रिक्वायर। नॉर्मली जब हम रिक्वायर करते हैं तो उसको किसी ना किसी वेरिएबल में सेव कराते हैं। इसने आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में बोला हुआ है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके आगे क्या लगा दो,
डॉट कॉन्फिग लगा दो तो मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद इसने किया हुआ है कि सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे आप process.env के थ्रू चेक कर सकते हैं। अच्छा हम देख लेते हैं, सॉरी ये दोबारा चल गया, हम Node.js को हम प्रिंट करा लेते हैं। जब हमने Node.js को प्रिंट कराया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे के सारे जो आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब जो इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं वो आपके कंप्यूटर के खुद के भी होते हैं, समझ रहे हैं, जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर भी होते हैं। ये जो सारे दिख रहे हैं ये मेरे कंप्यूटर के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे S3 बकेट और सीक्रेट की, ये दो वो हैं जो मुझे वहां भी दिखे थे। तो इसका मतलब है अगर ये S3 बकेट को मैं इधर से कट करता हूं और यहाँ पे करता हूं डॉट S3 बकेट, अब इसको हम जरा चलाते हैं तो यहां पे देखें उसकी वैल्यू दिख गई है योर S3 बकेट। अगर आप .env के अंदर जाएं तो S3 बकेट की वैल्यू क्या है, योर S3 बकेट। तो इसका मतलब है कि आप इस फाइल के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, process.env डॉट उस वेरिएबल का नाम। और ये लफ्ज जो है आपने पहले भी पढ़ा था, सही है, मैंने कहां पे इस्तेमाल किया है, मैं सबसे नीचे जब मैंने पोर्ट नंबर डिफाइन किया था तो मैंने इसको और का ऑपरेटर लगा के process.env डॉट पोर्ट यूज किया था। ये मैंने क्यों किया था, क्योंकि जब आप इसको सर्वर पे डिप्लॉय करते हो तो कुछ जैसे नेटलीफाई सर्वर है, नेटलीफाई हो गया या दूसरे AWS हो गया, वो आपको अपना पोर्ट नंबर असाइन करता है, सही, वो खुद अपना पोर्ट नंबर देता है। हिरोकू भी यही करता था। तो हिरोकू क्या करता है, वो बोलता है कि पोर्ट नंबर मैं दूंगा, आप नहीं बताओगे मुझे। तो वो क्या करता है कि अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में कौन सा आपको वेरिएबल दे देता है, पोर्ट। तो आप उसको यहां पे ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हो। अभी मेरे कंप्यूटर में कोई भी पोर्ट का वेरिएबल नहीं है, जब मेरे वेरिएबल में पोर्ट का ये नहीं है तो मैं इधर पोर्ट डिफाइन कर सकता हूं और पोर्ट यहां पे मैं इसको बोल सकता हूं जैसे कि 4000, थोड़ा निराला करते हैं। अब अगर हम लोग इसको रीस्टार्ट करें तो सर्वर स्टार्टेड एट कहां पे हुआ, 4000, क्योंकि मैंने env फाइल के अंदर अब पोर्ट का वेरिएबल दे दिया है और उसका वैल्यू क्या है, 4000। अब यहाँ पे env के ही अंदर आप सब इसको चेंज कर सकते हो। अब ये जो आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, अगेन आप .env फाइल के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपके पास लिनक्स है, लिनक्स जो कि बेसिकली सर्वर्स पे होती है, तो उसके अंदर भी ये हमारे पास एक बैश rc के नाम से एक फाइल होती है जिसके अंदर ये सारे सेव हुए। अच्छा ये जो थोड़ी बातें हो रही हैं थोड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो रही हैं, क्योंकि नोड फिर भी बैकएंड है तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हम बात ये कह रहे हैं कि नोड के अंदर कुछ ऐसी लिंक्स होती हैं, कुछ ऐसे कीज होती हैं जो सीक्रेट होती हैं, जो आप किसी को देना नहीं चाहते। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने ये main.js गिटहब पे अपलोड कर दी और गिटहब का जाहिर सी बात है कंट्रीब्यूटर्स होंगे जो मेरे साथ लोग काम कर रहे होंगे, तो उन सबके पास मेरी ये डेटाबेस का URL चला जाएगा, उसको सब देख सकते हैं। अगर आपकी गिटहब पब्लिक है फिर तो और ज्यादा अच्छा हो गया, फिर तो मतलब सारी दुनिया को ये वाली जो आपके पास चीजें हैं ये मिल जाएंगी। अब इसका हल क्या होता है कि आप अपने पास जब लोकली अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हो तो आप ये .env फाइल वाला तरीका करते हो, यानी कि इन्वायरमेंट वेरिएबल जिसे हम दूसरी जबान में कहते हैं। तो हम इस तरह से इन्वायरमेंट वेरिएबल इस फाइल में देते हैं, लेकिन इसको .gitignore में लाजमी डालते हैं। आप रिएक्ट का .ignore की फाइल देखिएगा, उसके अंदर .env की फाइल का नाम पहले से लिखा होता है। क्यों? क्योंकि गिटहब नहीं चाहता कि आप अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल अपने गिटहब पे भेजो। अब उनका सवाल उठता है कि फिर हमारे सर्वर को कैसे पता लगेगा कि हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे हैं। तो आपकी जो नॉर्मल जो आपके ये Node.js सर्वर्स हैं ये किस पे डिप्लॉय होते हैं, लिनक्स पे, नॉर्मली लिनक्स पे होती हैं। तो लिनक्स के अंदर हमारे पास एक सिंपल सी फाइल होती है जिसके अंदर हम बोलते हैं .bashrc। तो .bashrc के अंदर ये सारे हम जो वेरिएबल्स हैं लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। जब हम उसको लिख के सेव कर देंगे तो क्या होगा, वो मेरे सारे जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है उसके अंदर सेव हो जाएंगे। अब अगर मैं अपने एक क्लाउड डेवलपर है मेरा या एक प्रोग्रामर है जो अपना कोड डिप्लॉय करना चाहता है, वो मुझे आके बोलता है कि यार तुम मुझे अपना सर्वर का मुझे कनेक्शन दो, तो जरूरी नहीं है कि मैं उसे सूडो का पासवर्ड दूं। अब सूडो का पासवर्ड जिसके पास होगा वो उस फाइल को bashrc को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो एक सिस्टम फाइल होती है। अगर आपके पास सूडो पासवर्ड नहीं है तो आप उसको नहीं देख सकते।
जब आप उसको नहीं देख सकते तो आपको कीज नहीं पता लगेंगी, सिर्फ आपको क्या लिखेगा, process.env.port, इस तरह की चीजें। तो एक तरह से एक सिक्योरिटी लेयर है कि आप उसको थोड़ा सा सेफ आउट करते हो। दूसरा एक और तरीका होता है कि आप फाइलजिला एक सॉफ्टवेयर है या FTP क्लाइंट है, उस FTP क्लाइंट के थ्रू आप .env की जो फाइल है वो डायरेक्टली अपलोड कर देते हो। मतलब आप जो अपना प्रोग्रामर है उसको बोलते हो कि तुम कोड को डिप्लॉय कर दो मेरे सर्वर पे, आप जाके खुद उसको .env की फाइल सप्लाई कर देते हो। जब आप .env की फाइल सप्लाई करते हो तो आपका Node.js का सर्वर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली उठाने लग जाता है। इसका दूसरा क्या फायदा है कि नॉर्मली आपके पास दो सर्वर बनते हैं, एक डेवलपमेंट सर्वर बनता है, एक प्रोडक्शन सर्वर बनता है। सही है, ये आपको जब आप इंटर्नशिप्स वगैरह करने जाएंगे तो ये आपको चीजें दिखेंगी कि हमेशा जब भी आप एक प्रोजेक्ट पे, कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो एक डेवलपमेंट होता है और एक प्रोडक्शन होता है। अब दोनों में क्या फर्क होता है, कोड एग्जैक्ट सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ ये जो .env की फाइल है इसके अंदर डेटाबेस का लिंक अलग होगा, इसका पोर्ट नंबर अलग होगा, और इस तरीके से जो आपकी कीज हैं जैसे S3 बकेट की की, सीक्रेट की, ये सारी चीजें डिफरेंट होंगी। तो आप क्या करते हो, आप कोड नहीं बदलते, आप सिंपल क्या बदल देते हो, .env की फाइल। .env की फाइल से पता लगता है कि ये वाला आपका कोड क्या है, डेवलपमेंट कोड है या प्रोडक्शन कोड है, तो उसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं होती। तो इस तरीके से आप दो चीजें आपस में मेंटेन करते हो। अगेन ये जो सारी बातें हो रही हैं ये किसके, कौन सी बातें, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात है। आपको लिनक्स बिल्कुल नहीं आती, मुझे पता है, जिनको थोड़ी बहुत आती है बहुत अच्छी बात है, और जिनको आती है उनको पता है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल लिनक्स के अंदर कैसे सेट होते हैं, और विंडोज़ के अंदर जो थोड़े बहुत कीड़ेबाज लोग हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल किया हुआ होगा उनको भी पता होगा कि विंडोज़ के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल कहाँ होते हैं। आपको पता है कभी एरर आया है कि दिस कमांड डजंट एग्जिस्ट, ये एरर देखा है कभी, ये एरर क्यों आता है, इसका मतलब होता है कि आपके सिस्टम के अंदर वो इन्वायरमेंट वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल अब कहाँ दिखते हैं, आप माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें और उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखती है। ठीक है, अब ये विंडोज 10 चलाते हुए मुझे भी जमाना हो गया है, एक मिनट यहाँ पे आके लिख लेते हैं, इन्वायरमेंट, ये सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, आप इसको क्लिक करें तो ये वाली विंडो ओपन होगी। इस विंडो पे सबसे नीचे यहाँ पे एक बटन होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आता है पाथ। ये पाथ है ना, ये आपके बेसिकली क्या है, सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जो आप चीज का आप मतलब जिस फाइल का आप इसमें पाथ देते हैं वो आपके पास आपकी कमांड लाइन में यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में वो अवेलेबल हो जाती है। याद है आप नोड लिखते हो, पहले आप नोड लिखते हो नोड नहीं चलता था, एक दफा नोड इंस्टॉल कर लेते हो तो नोड आपकी चलती है। उसकी वजह क्या है कि आपका जो कंप्यूटर है वो यहाँ पर आपके नोड को ऐड करता है। जैसे इसने यहाँ पे इसने किसको ऐड किया हुआ है, npm को, और ये npm एक एक्चुअल फाइल का नाम होता है। अब वो फाइल आपको बता रहा है कहाँ पड़ी हुई है, ऐप डेटा रोमिंग के अंदर। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से उसको npm मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, इन्वायरमेंट वेरिएबल। किसको आप देख सकते हैं, जाके एडिट कर लीजिएगा, हर फाइल अवेलेबल होगी जो भी इधर आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होता है। इसके अलावा जो भी आपके इवन नोड की फाइल है तो node.exe आपके पास अवेलेबल होगी, तभी नोड आपके पास चलता है। सही, तो वो यहाँ पे पाथ में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में गिवन होता है। अब यही सारा जो काम है, ये जो आपने नोड का यहाँ पे दिया, अब जाहिर सी बात है आप अपने कोड में जब काम कर रहे हैं तो बार बार यहाँ तो नहीं आएंगे, तो इसका शॉर्टकट क्या है कि आप क्या यूज कर लेते हो, .env। इसका मतलब है अगर मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल वाली फाइल में जाके भी पोर्ट नंबर दूंगा तो वो वहां से भी उठा लेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन हम इतनी ख्वारी क्यों काटेंगे, हम यहीं पे .env की फाइल बनाते हैं और सारा काम करते हैं। लेकिन नोड में इसको चलाने के लिए मेरे पास इसका होना लाजमी है, पैकेज का, जिस पैकेज का नाम क्या है, .env। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आप जब भी नोड पे काम करेंगे तो ये वाला काम करना लाजमी है। ठीक है, आई थिंक मैंने शायद जो आपका पिछला बैच था उसको भी मैंने बात बताई थी कि मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसका कोड नहीं चल रहा था हेरोकू में, और उसका सिर्फ मसला क्या था कि उसने पोर्ट नंबर कुछ ऐसे डिफाइन किया हुआ था और उसको सिर्फ क्या देना था, process.env.port, बस। अब वो इस चीज को बेचारा वो कर करके थक गया था। ठीक है, तो वो अपवर्क पे आया था कि यार मेरी हेल्प कर दो, मेरा कोड नहीं चल रहा। अब उसको लग रहा था कि कोड में कोई इशू है। ठीक है,
तो मसला सिर्फ क्या था, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, क्योंकि उस अक्लमंद इंसान ने पोर्ट नंबर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। अब मसला ये था कि अगर वो ये चीज़ लगा भी लेता तो उसका जो कोड है वो पोर्ट कहाँ से उठा लेता, यहाँ से, क्योंकि वो बेसिकली चला रहा था वो अपने हिरुकू में, और हिरुकू में उसने पोर्ट नंबर अपना भी डिफाइन किया हुआ था, तो इस वजह से इशू हो रहा था उसका। तो हमने सिंपल मैंने क्या किया था कि उसका जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हिरुकू थे वहाँ से मैंने पोर्ट को डिलीट किया और प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट कर दिया। नहीं नहीं, मैं चलाक था, मैं 1 घंटे के बाद दिया था मैंने। तो ये आई थिंक मेरे बैच 2000 को मैंने बात बताई दी है, तब इवन उस वक्त लेटेस्ट हुआ था ये असल में। तो अब मुझे पता था कि अगर मैंने जल्दी बोल दिया, दोस्त मैं देख के समझ गया था प्रोसेस डॉट env का इशू है, तो मैंने कहा अभी बता दूंगा तो बोलेगा यार ये तो पता नहीं इसने कोई काम ही नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो उसके बाद मैंने फिर 1 घंटा मैं खेलता रहा गेम, उसके बाद मैंने बोला कि ना हो गया तुम्हारा कोड, मैंने कर दिया। तो उसने बोला मुझे फाइल सेंड करो, उसने फाइल डिप्लॉय की हिरुकू पे, आराम से चल गई, तो खुश हो गया। तो क्लाइंट खुश होता है तो हमें तो पैसे मिलते हैं।